पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होती है। आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, रेलवे नेटवर्क्स गोइंग अप टू श्रीनगर, इम्प्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। वी स्टार्ट इन अर्ली 90s। 25 ईयर्स तो उन्होंने वायलेंस ही देखी। उनको ये लगता था कि भाई शायद ऐसा ही है, माहौल ऐसा ही होता है। अगर आप आज कश्मीर में जाएं तो मतलब आप कहें कि ये भी वही कश्मीर है। इतनी नॉर्मल सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज़ हैं। 500 रुपया दे के स्टोन पेल्टिंग करने से बेटर है भाई कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। So these are all the indicators which I would say in the years to come will have a developed Jammu and Kashmir. नमस्कार, जेएनके जंक्शन के आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मेघा ठाकुर और मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक एक्सपर्ट, जो हमें जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ग्रोथ, बजट एलोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से ही है। जम्मू कश्मीर में अभी अभी IIT IIM की स्थापना हुई है, तो आने वाले वक्त में आप इंस्टीट्यूट को कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी भागीदारी देते हुए देखते हैं? देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं, जिसको हम अर्थशास्त्र में बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो हर स्टेज पे इसका एक इफेक्ट रहता है। जैसे जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो आप यू कैन इमेजिन के कहाँ से कौन से लोग इसके बेनिफिशरीज हैं। फॉर एग्जांपल, जितना मटेरियल यूज़ हुआ है वो कहाँ से आया है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये कैसे बेनिफिट दे रहे हैं, और बाकी जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज होती हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड वो कहाँ से आ रही हैं। तो ये हो गए इनके प्राइमरी बेनिफिट्स। उसके बाद ये तैयार हो जाती हैं, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट से लेके सारी फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न, उसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स है। फिर लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट अगर हम आप बात करेंगे तो ये जब एक इस्टेब्लिश हो गया तो ये परपेचुअल बेनिफिट्स हो रहते हैं, ये थ्रू आउट लाइफ टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। सो जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो संस्थान बने हैं, जैसे IIM है, IIT है, एम्स है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो पिछले कुछ सालों में ये इस्टेब्लिश हुए हैं। सो डेफिनेटली इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो रहेगा ही। और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस बने हैं, बिकॉज मैं उस एरिए से जान पहचान है मेरी, हम अक्सर वहाँ से जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन बनने से पहले उस एरिया की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी और जो आज है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत फ़र्क आया है। फॉर एग्जांपल, उस साइड जो वैल्यू ऑफ लैंड कुछ भी नहीं थी, मतलब आज से 10 साल पहले, और आज के साथ अगर आप कंपेयर करें तो 10 गुना प्राइस जो है लैंड की प्राइस। जो लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने लैंड दी है, जहाँ जो एडजाइनिंग एरियाज़ में जिनकी लैंड थी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अब डेवलप हो रही हैं, वो सारी लैंड की वैल्यू कई गुना बढ़ी है। तो ये बेनिफिट्स हैं, अपने आप में एक बेनिफिट्स हैं। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जैसे मैंने कहा, इनका एक जो लॉन्ग टर्म में है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो यहाँ से जो ह्यूमन रिसोर्स जाएगा वो नेशनल इकानमी को भी कंट्रीब्यूट करेगा और लोकल इकानमी में भी जो लोग यहाँ रहेंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। सर, अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जम्मू के पर्सपेक्टिव में यहाँ की लैंडस्केप पर क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। जैसे एक पहली बात जो मैं मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस। अब एक स्किल कंपोनेंट जो है वो इसके साथ जुड़ गया है, जिसमें बच्चा तरह तरह की स्किल्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गेन करेगा। दूसरा जो ऑप्शन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, एग्जिट ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, एक साल के बाद एक स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैंने कुछ स्किल्स सीख ली हैं जिसके बेसिस पे मैं एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कर सकता हूँ, तो वो छोड़ के उस काम में जुड़ सकता है, अपनी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। सो इस तरह का एक ये भी इसका आस्पेक्ट है। दूसरा, एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से तीसरा जो पॉइंट जो जुड़ा है, जिसमें यह है कि किसी को भी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में आके, कॉलेजेस में जाके जो उनके पास स्किल्स हैं वो पढ़ सिखा सकता है स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल, डेयरी सेक्टर को लेकिन मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। पहले कभी हो ही नहीं सकता था कि कोई अनपढ़ आदमी आके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके बच्चों को सिखाए कि भाई डेयरी फार्मिंग कैसे करनी है, फिशरीज़ कैसे करनी है। सो नेशनल एजुकेशन का एक ये भी बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जिस आदमी के पास जो गुण है वो बच्चों को सिखा सकता है, ताकि वो स्किल सीखें और उसके बेसिस पे अपनी जो लाइफ है, अपना जो आजीविका है, उसको अर्न करें।
सर अगर मैं बात करूँ 2019 के बाद जो भी डेवलपमेंट हुई है, तो उसके बाद जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उसको कैसे अट्रैक्ट किया है जम्मू ने, और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप इकोनॉमी पे? देखिए, इसमें जब हम इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करते हैं तो एक पोस्ट और प्री एक अप्रोच हमारी जाती है कि पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है। पास्ट में कुछ इस तरह की जो हमारे इंस्टीट्यूशन से जो लीगल सिस्टम था, वो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो उसको एनकरेज नहीं किया जाता था। कुछ इस तरह के लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड एक्विजिशन के लिए प्रॉब्लम थी। पोस्ट 2019 के बाद कुछ जो लीगल हमारी चेंजेस आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो दिए गए हैं, उससे इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उससे लोकल इकानमी, देखिए इन्वेस्टमेंट जहाँ हो रही है, जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात की, तो बाकी और सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आई है उसका फ़ायदा लोकल इकानमी, लोकल यूथ को होगा डेफिनेटली। पास्ट में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो जिस तरह के जो कानून थे वो अब नहीं थे, उसकी वजह से फॉरेन से या रेस्ट ऑफ द कंट्री से इन्वेस्टर्स आने में थोड़ा हिचकिचाते थे, क्योंकि लैंड लॉज ऐसे थे। तो अब उस तरह की लैंड लॉज नहीं है फॉर्चुनेटली। अब इसका फ़ायदा स्टेट को हमारी होगा, यूनियन टेरिटरी को होगा। सर कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉ जो 2019 के बाद चेंज हुए हैं जिनका डायरेक्ट फ़ायदा कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पहुंचा है? देखिए, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जैसे आप बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो हमारे कई सालों से, दहाकों से यहाँ रह रहे थे, 60-70 साल से, उनको राइट्स नहीं थे, लैंड ओनरशिप राइट नहीं थे। तो हमारा बाल्मीकि समाज जो है वो यहाँ लाया गया था महाराजा के टाइम में, उनको और कोई नौकरी में कोई प्रोविज़न नहीं था। जो अपनी लाइन है सफाई कर्मचारी की, चाहे वो कितना भी स्किल्स एक्वायर कर ले, एजुकेशन एक्वायर कर ले, लेकिन उनको वही काम करना। सो ये एक त्रासदी थी, मतलब हमारे यहाँ पे, जिसको ख़त्म किया गया है। अब उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, बाकी जितने जो बाकी वाले सिटीजन्स हैं। मैं मानता हूँ कि इस तरह के जो कानून हैं उनका फ़ायदा हुआ है। सर अभी जो रिसेंटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम अनाउंस हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है, उसका जो प्रस्ताव था वो यही था कि 2023 तक जो है वो यहाँ की उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए, 2023 तक, 23 तो हो गया, 37 तक, सॉरी माफ कीजिए। हाँ, 37 तक, तो 37 तक डेफिनेटली देखिए जो भी चेंजेस आती हैं ना, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इमीडिएटली तो नहीं फील कर सकते आप, तो यू नीड ए टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल 10 इयर्स 20 इयर्स उसके बाद। सो डेफिनेटली इसमें जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके, उसके इम्पैक्ट हमें आने वाले 10 सालों में हम जरूर दिखेंगे। सर तो आपको लगता है कि ये प्रभावी सिद्ध होगी ये पॉलिसी? बिल्कुल प्रभावी सिद्ध होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले जो मैं देखता था यहाँ पे ना, एक बहुत प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या थी स्टेट में, कि इम्प्लीमेंटेशन, बाकी सारा कुछ था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफर्स होते थे अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड बड़ी पुअर थी। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी है, हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी है, और स्ट्रिक्ट लॉज भी हैं कि अगर कहीं पे भी कोई हेराफेरी हो रही है तो उसको चेक किया जाता है, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा। जी सर। सर एक बहुत सीधा सवाल है कि जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में क्या हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब और लॉजिस्टिक हब के रूप में देख सकते हैं? डेफिनेटली, गिवन द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव इन प्लेस, फॉर एग्जांपल वी हैव railway networks going up to Srinagar, isn't it? We have improved road infrastructure. We have investment in power infrastructure. So these are all the indicators which I would say in the years to come will have a developed Jammu and Kashmir. सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में आप जो बजट एलोकेशन हुआ है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कैपिटल जो दो तरह के हमारे जो बजट में कंपोनेंट रहते हैं, एक रेवेन्यू कंपोनेंट और कैपिटल कंपोनेंट। सो कैपिटल कंपोनेंट का शेयर जो है, एक सिग्निफिकेंट शेयर है कैपिटल कंपोनेंट को लेके। सो कैपिटल कंपोनेंट जो है उससे हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स। सो इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा हमें, जो गिवन द साइज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज बीन एलोकेटेड इन द बजट। सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बड़ा है बेसिकली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर उसका क्या प्रभाव देखते हैं, मतलब बेसिकली लोगों का? देखिए, रेवेन्यू का मैं बता दूं आपको, रेवेन्यू तो हो गया जो आपके खर्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज की सैलरी है ना, बाकी सर्विसेज जो देनी है उनके ऊपर जो खर्चा है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम एडिशन करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंक्रीज कैसे होगी। तो जितना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट रहते हैं इकोनॉमी पे। जी सर। सर और अगर हम बात करें ओवरऑल, जिसे हम हमेशा देखते हैं जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, तो टूरिज्म अपनी एक भूमिका निभाता है। इसके अलावा और कौन से सेक्टर्स आप देखते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं? टूरिज्म के साथ ही एसोसिएटेड है हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म के साथ ही एसोसिएटेड है इन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक चीज़ जिसको खास करके जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाकों में जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का हमारा फोकस जो पिछले कई सालों से है वो फोकस जैसे टूरिज्म का फोकस था कश्मीर, ऐसे हॉर्टिकल्चर हैंडीक्राफ्ट का फोकस भी कश्मीर में रहा है। सो इस फोकस में चेंज आई है, लेकिन अभी और इसमें करने की ज़रूरत है। जैसे हॉर्टिकल्चर का मैंने बताया, क्लाइमेटिकली फॉर एग्जांपल द एरियाज विच आर सिमिलर टू कश्मीर वैली, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर इतना ग्रो नहीं किया है जितना कश्मीर में है। सो ये एक एरिया है जिस पे फोकस किया जा सकता है और जो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जी सर। सर जैसे आपने अभी हॉर्टिकल्चर की बात की, तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के और क्या तरीके हो सकते हैं और गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव इसके लिए लेना चाहिए? एक जो जैसे हमारा एक मतलब एग्रीकल्चर की जो सप्लाई चेन है उसको सप्लाई चेन आप मान रहे हैं ना, जैसे फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको कनेक्ट करना, उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। वो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं हमारी लिंक नहीं है, बीच में चेन तो है बट लिंक्ड नहीं है, प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है। सो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, और ये हॉर्टिकल्चर पे भी अप्लाई होता है। जी सर। तो अभी वर्तमान में कोई ऐसी स्कीम्स आप देखते हैं जिससे इनको फ़ायदा हो सके, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फ़ायदा हो रहा है? एग्रीकल्चर को लेके स्पेसिफिकली तो कोई स्कीम इस वक्त तो मेरे माइंड में नहीं है, बट डेफिनेटली चीज़ें हैं। मतलब जैसे फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि अलाइड सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। अलाइड मीन्स सिर्फ मतलब फसलें ही ना उगाएं, आप फिशरीज सेक्टर है उस साइड जाएं, जो आपका वी कीपिंग है, या दूसरा एक हमारा जो पर्पल रेवोल्यूशन जिसके लिए भद्रवा हमारा काफ़ी चर्चाओं में रहता है। सो ये इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं मतलब फार्मर्स के लिए, और बहुत ज़्यादा रिम्यूनरेटरी क्रॉप्स हैं। सर 2019 के बाद अगर हम देखें तो जो यूथ है, तो यूथ स्पेसिफिक ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ लाई गई हैं जिनका आउटकम आपको लगता है कि प्रभावी रहा है इस क्षेत्र में? देखिए यूथ को लेके यूथ को क्या चाहिए कि सर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी में यूथ जो है वो उसका जो पोटेंशियल है वो पूरा यूटिलाइज होता नहीं है। प्री 2019 का अगर आप देखेंगे सिचुएशन क्या थी, आई विल टॉक अबाउट सिचुएशन इन कश्मीर स्पेसिफिकली, किस तरह का माहौल था। पोस्ट 2019 अगर आप आज कश्मीर में जाएं तो मतलब आप कहें कि ये वही कश्मीर है, इतनी नॉर्मल सी, कोई आपकी वायलेंस की इंसिडेंट नहीं, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं। सो एक यूथ को एक मतलब यकीन हो गया है कि अब ये चीज़ें नहीं हैं जो पहले चलती थी, और उसका इम्पैक्ट ये है कि उनका जो पोटेंशियल है वो उसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं। अदरवाइज एक अनसर्टेनिटी के माहौल में, वायलेंस के माहौल में, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमेशा रहे, सो वहाँ यूथ जो है एक उसके मन में रहता है कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कल कुछ एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा, कल हड़ताल तो नहीं होगी, कोई वायलेंस तो नहीं होगी। तो पिछले सालों में 4-5 सालों में आपने देखा है वायलेंस का लेवल कम हुआ है, और वायलेंस जहाँ नहीं है, जहाँ पीस है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ यूथ को भी सारा कुछ मतलब उनको अपना पोटेंशियल जो है उसको रियलाइज़ करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। सर अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी के इंट्रोडक्शन ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिक, जम्मू में स्पेसिफिक, यहाँ के जो टैक्स कंप्लायंसेस हो उस पर क्या इम्पैक्ट डाला है? टैक्स कंप्लायंस बड़ी है, रेवेन्यू जनरेशन भी बड़ा है। सो एक जैसे वन टैक्स वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, सो वो एक ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में भी, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जीडीपी में ग्रोथ हुई है 2019 के बाद अगर जम्मू की बात? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं हुई है। अब देखो जीडीपी ग्रोथ तो दो तरह की होती है, एक तो हो गया नॉमिनल, ठीक है, एक हो गया रियल ग्रोथ। नॉमिनल मीन्स आप जो इन्फ्लेशन है उसमें एडजस्ट नहीं कर रहे हो, सो वैल्यू बड़ी है लेकिन आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है। सो बोथ इन नॉमिनली भी हमारी इंक्रीज हुई है और रियल टर्म में भी हमारी इंक्रीज हुई है। सर अगर महिलाओं की बात करें
तो आप महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं, कैसे उनकी भागीदारी बढ़ रही है, या फिर और वो क्या इनिशिएटिव ले सकती हैं, गवर्नमेंट तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए women's एक के जो लिए? रिसेंट फिनोमिना है जो मैंने देखा है इवन एट द विलेज लेवल, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट बड़ा प्रमोट हुआ है। महिलाएं मिलके एक समूह बनाती हैं और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू कर लेती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, डेयरी के रिलेटेड हो। तो वो चीज़ एक बड़ी ट्रांसफार्मिंग है और एम्पावरिंग है फॉर द वुमेन। मतलब 10 वुमेन मिलके अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं और सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका, तो उसका फ़ायदा सभी विमेंस को भी होगा और इकॉनमी को भी होगा। फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं सभी, मतलब 10 महिलाओं ने बना के एक बनाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वो सारा मिल्क इकट्ठा करके उसका सारे प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं, चाहे कर्ड है, चाहे कलाड़ी है, हाँ कलाड़ी का इस एरिया में काफ़ी प्रचलन है। तो इस तरह की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और भी सेक्टर्स में हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर भी हो गया, प्रोसेसिंग में, तो इस तरह के उनका स्कोप भी, ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप का विमेन की तरफ से। तो इसका इकॉनमी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको और मतलब स्केल अप करने की ज़रूरत मैं मानता हूँ कि सिर्फ हम डेयरी तक ना रहे महदूद, बाकी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, प्रोसेसिंग में इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे और उसका फ़ायदा होगा, और बनेंगे भी ज़रूर। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि अगर कोई सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वो एक बाकी वालों के लिए भी मोटिवेशन होती है कि यार ये कर रहे हैं, हम इस साइड करते हैं कुछ। सो इस तरह का मुझे लगता है कि एक ये पॉजिटिव बड़ी चीज़ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से विमेन की पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई है। अदरवाइज उनका रोल लिमिटेड टू भाई घर के कामों में ही, जिसको हम अनपेड वर्क बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ना। They were not paid for their work, but now they have actively participated in economic activities in the form of these self-help group. So I'm sure this is going to be a game changer for the women empowerment. सर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कॉलेजेस की, तो जो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैसे योगदान दे सकते हैं इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक क्षेत्र में? इसके साथ ही आप कोई मैसेज उनको देना चाहें तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आई हैं उसका इम्पैक्ट आपको देखने में मिलेगा आने वाले सालों में, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स विच दे वुड एक्वायर, विच वाज नॉट देयर अर्लियर, इजंट इट? सो जो वो स्किल एक्वायर करेंगे डेफिनेटली, वो चाहे अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम शुरू करेंगे, मतलब वो जॉब सीकर नहीं होंगे, जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, है ना, अगर उन्होंने वो स्किल्स सीखी हैं। अपनी स्टडीज़ के दौरान जितने भी स्किल्स के अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, चाहे वो कंप्यूटर को लेके हैं, चाहे और स्किल्स को लेके हैं, वो स्किल्स एक्वायर करें, ताकि एक सिनेरियो में ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे यूथ जो हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखें ही ना, तो वो कहें कि हम 4 लोगों को जॉब देंगे, हमारे पास ये स्किल है। तो ये वाला एक मैसेज मेरा यूथ के लिए यही रहेगा। सर आपने कोई ऐसी स्टोरी देखी या सुनी है जो आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरीज है और वो सभी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए? इंस्पायरिंग स्टोरीज, जैसे मैंने तो आपको ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, ये एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज है फॉर द विमेन। और यूथ के लिए तो मैंने आपको पर्पल रेवोल्यूशन की एग्जांपल दी, उसको भी स्केल अप करने की ज़रूरत है, रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। वो white should be limited to a place like, for example, Bhadrava. White cannot be replicated to other regions having similar agroclimatic conditions. So इस तरह की अगर replicate होती है इस तरह की initiatives in other areas, definitely it will be a game changer for the. सर एक वक्त पे जब हम बात करते थे जम्मू कश्मीर में केवल हमको आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं यूथ यहाँ के लिए उनकी छवि ऐसे हमको नेशनल मीडिया पर सेम दिखती थी, अभी वर्तमान में वो चीज़ें हमको चेंज होती हुई दिख रही हैं। तो ये कैसे इकोनॉमिक? देखिए, हाँ, एक जनरेशन जो 80s के बाद जम्मू कश्मीर में, अब वो अपने 30s में है, ठीक है, उन्होंने क्या देखा था उस अपनी लाइफ में? फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट इन अर्ली 90s, 40 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स हो गए, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो 30 ईयर्स में 25 ईयर्स तो उन्होंने वायलेंस ही देखी। उनको ये लगता था कि भाई शायद ऐसा ही है माहौल, ऐसा ही होता है, उसी में सर्वाइव करना है। उसी में से उन्होंने कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ ली थी इन द फॉर्म ऑफ स्टोन पेल्टिंग और एंगेजिंग इन सम अदर सबवर्सिव एक्टिविटीज़। शायद उसी को वो एक अपॉर्चुनिटी भी मान चुके थे। बट जब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट
होना शुरू हो गई है, जब पीस आना शुरू हो गया है, तो यूथ को एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है, पॉजिटिव साइड है कि यार जो हम पहले किया करते थे 500 रुपया दे के स्टोन पेल्टिंग करने से बेटर है भाई कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज़ हैं। सो उसके लिए एक माहौल बना है डेफिनेटली पोस्ट 2019 एक माहौल बना है, और यूथ की जो एक सोच है उसमें तब्दीली आई है कि देयर इज़ एन अल्टरनेटिव, बेटर अल्टरनेटिव देन व्हाट यूज्ड टू बी अर्लियर। सो डेफिनेटली इस तरीके से क्या होगा कि यूथ जो है एक पॉजिटिव साइड आए हैं, उनमें एक उम्मीद है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको यूटिलाइज करके वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इकानमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली peace is prerequisite for economic development. A person living in conflict zone would not think of economic initiatives. So when you have made this change possible for youth, now they can think of other opportunities. They are free now to think of other opportunities which are available in the form of different schemes meant for youth. So उससे एक definitely फ़र्क पड़ा है, और आप अगर कश्मीर में जाके भी यूथ से अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो उनको लगता है कि यार नहीं, अब चीज़ें बदली हैं, अब वो पास्ट वाली चीज़ें नहीं हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ का एक संभावनाओं का जो होता है ना, एक दृश्य उनको दिखता है कि पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, वी कैन एंगेज पॉजिटिवली इन दोज पॉसिबिलिटीज़। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इससे महत्वपूर्ण इंसाइट मिले होंगे, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे ही ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे।